गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कंपनी लॉ का टॉपिक कॉरपोरेट वेल। कॉरपोरेट वेल का प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जब भी कंपनी बनती है तो कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स इन दोनों के बीच में एक वेल क्रिएट हो जाता है। वेल का मतलब क्या होता है? वेल का मतलब होता है पर्दा। एक पर्दा क्रिएट हो जाता है कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के बीच में। ये क्या होता है ये वेल? इसका मतलब है कि कंपनी और शेयर होल्डर की जो एंटिटी है वो अलग अलग रहेगी। यही रीज़न है कि कंपनी का हमें एक इम्पोर्टेंट फीचर करते हैं, वो क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसके अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकती है अलग से। जो कंपनी की लाइबिलिटी है उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, उसका शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक केस आया था। वो केस क्या था? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का। इस केस में क्या हुआ था कि जो सोलोमन था, ये जो था इसकी जो शूज़ का बिजनेस था, शूज़ का बिजनेस था, इसने क्या किया? एक कंपनी बना ली और जो अपना ये बिजनेस था शूज़ का, इसको किसे सेल कर दिया? कंपनी को सेल कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मेंबर कौन कौन बनाए? एक तो ये सोलोमन खुद, एक इसकी वाइफ, डॉटर और 4 सन्स। ये बन गए इसके कंपनी के मेंबर। फिर क्या हुआ कि कंपनी को ये कितने में बेची इसने? 30,000 में। अपना बिजनेस जो है शूज़ का वो कंपनी को 30,000 में सेल कर दिया। और कंपनी ने इसके बदले में, बिजनेस के बदले में सोलोमन को क्या दिया? इसमें से 20,000 के तो क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। और जो 10,000 थे, 10,000 के क्या दे दिए? डिबेंचर्स दे दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? थोड़े टाइम बाद ये कंपनी लॉस में चली गई। लॉस में जाने के बाद उसकी जो बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में क्या हुआ? जब वाइंडिंग अप का टाइम आया तो उसकी एसेट जो थी कंपनी की वो तो थी सिर्फ 6,000। और लाइबिलिटी जो थी, लाइबिलिटी के अंदर एक तो ये डिबेंचर जो सोलोमन को इशू किए थे 10,000 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो थे 7,000। अब पे तो सिर्फ 6,000 ही कर सकते थे। तो क्या हुआ कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो डिबेंचर है वो तो किसको इशू कर रखे है? सोलोमन को। और सोलोमन एंड कंपनी की एंटिटी सेम है, अलग एंटिटी नहीं है। तो इसलिए जो पहले पेमेंट है इसमें से वो किसे की जानी चाहिए? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को की जानी चाहिए। फिर जब केस जो है कोर्ट में गया तो क्या हुआ? क्या उसमें फैसला क्या आया कि जो कंपनी है और जो शेयर होल्डर है उनके बीच में एक कॉरपोरेट वेल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा अब कि जो ये पेमेंट है वो पहले डिबेंचर होल्डर यानी कि किसे? सोलोमन को की जाएगी, क्योंकि इनकी एंटिटी अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, तो पेमेंट किसको की गई? डिबेंचर होल्डर यानी कि सोलोमन को की गई। तो उसके बाद क्या आया? इसके बाद की हम बात करेंगे कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करना, मतलब इसे हटाना। ठीक है, अब बात आती है कि क्या हमेशा एंटिटी अलग ही मानी जाएगी? तो कहते हैं नहीं, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कब आएंगे ये एक्सेप्शंस? कई बार क्या होता है कि कंपनी ढंग से चल नहीं रही होती, किसकी वजह से? डायरेक्टर या मेंबर की वजह से अच्छे से चल नहीं रही है। तो क्या कहेंगे कि कोर्ट ये कहता है कि जो कंपनी है वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो अगर जितना भी इम्प्रॉपर कंडक्ट होगा, जितने भी गलत होंगे वो किसकी वजह से होंगे? जो भी कर रहे हैं मेंबर या डायरेक्टर। तो इस वेल को हटा दिया जाएगा और किसे? उस शेयर होल्डर या मेंबर जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे क्या किया जाएगा? उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, उसे क्या? दोषी माना जाएगा। अब बात करेंगे हम कॉरपोरेट वेल के एक्सेप्शंस, यानी कि कब हम कॉरपोरेट वेल को, इस पर्दे को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शंस की बात करें तो 2 बातें आती है। एक आता है स्टैट्यूटरी, एक आता है जुडिशियल। ठीक है, स्टैट्यूटरी ये जो हटाया जा सकता है, ये कौन हटा सकता है? कोर्ट। ठीक है, स्टैट्यूटरी क्या कहता है? स्टैट्यूटरी कहता है कि नंबर ऑफ मेंबर, मतलब अगर नंबर ऑफ मेंबर किसी भी टाइम, प्राइवेट कंपनी है तो अगर 2 से कम हो जाते हैं तब, पब्लिक कंपनी है तो अगर 7 से कम हो जाते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि प्राइवेट में कम से कम 2 और पब्लिक में कम से कम 7 मेंबर का होना जरूरी होता है। अगर कभी ये मेंबर इस लिमिट से कम हो जाते हैं और फिर भी जो कंपनी का बिजनेस है 6 महीने तक लगातार चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? जो उस टाइम जितने भी उसके मेंबर्स होंगे उन्हें क्या? रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। और जितने भी उस टाइम जितनी भी पेमेंट करनी होगी उसके लिए कंपनी तो रिस्पॉन्सिबल होगी, साथ के साथ उसके शेयर होल्डर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगली बात आती है इन्वेस्टिगेटिंग
अफेयर्स, ठीक है। अगर मान लो कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं यानी कि कंपनी का जो काम है वो अच्छे से नहीं चल रहा, तो क्या होगा कि भाई क्या चल रहा है, कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो गया है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट तो उन्होंने ही करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस वेल को, इस पर्दे को हटा दिया जाएगा जो कि किसके बीच में होता है, कंपनी और उसके शेयर होल्डर के बीच में होता है, इसे हटाकर उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अगला है फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, मतलब जो कंपनी है, कई बार क्या होता है जान करके कंपनी बनी ही इसलिए है ताकि लोगों के साथ फ्रॉड कर सके, अगर ये बात सामने आ जाती है तब ये नहीं है कि उनकी गलती नहीं मानी जाएगी भाई, क्योंकि गलती तो कंपनी की, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस वेल को, उस पर्दे को हटा दिया जाएगा और उसके पीछे जो मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। उसके बाद आता है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर कंपनी की डिटेल्स लिखी जाती हैं। अगर उस प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट, कुछ लंबी बातें कही गई है, टोल क्लेम्स किए गए हैं, मिस स्टेटमेंट दी गई है, तो वो जो प्रोस्पेक्टस है जिसने बनाया है तो वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगली बात है इस एक्सेप्शंस की जुडिशियल के अंदर क्या बातें आती है, प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू यानी कि रिवेन्यू को बचाने के लिए। कई बार क्या होता है कि कंपनी बनाई ही इसीलिए गई है ताकि टैक्स को क्या किया जा सके, इवेड किया जा सके, ठीक है, टैक्स से बचने के लिए। अगर ये बात सामने आ जाती है तो हम क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगा, उस कॉर्पोरेट वेल को हटा देगा और जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसे दोषी ठहराया जाएगा। ऐसे ही क्या आएगा, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर कंडक्ट, अगर कंपनी सही से नहीं चल रही है, इम्प्रॉपर मैनर में चल रही है, फ्रॉड हो रहा है कंपनी के अंदर, तब क्या होगा, इस वेल को हटाकर जो भी मेंबर है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसे सामने लाया जाएगा। आज हम करेंगे इतना ही। थैंक यू।